साथियों, मैं सौरभ के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट 2.0 पर, अपने फेसबुक आईडी सौरभ के साथ जाफरगंज पर। आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक आईडी सौरभ के साथ जाफरगंज आप सभी को फ्री में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाता है। साथियों, हम आपको आज पढ़ा रहे हैं संविधान के बारे में, पढ़ाएंगे आज आपको संसद के बारे में। संसद, अगर हम संसद की बात करते हैं तो साथियों, हमारे देश में जो भी कानून बनता है वो कानून संसद बनाती है। संसद में कानून पास होता है। जब संसद से कानून पास होगा तब जाकर को हमारे देश में कानून का रूप धारण करता है। ठीक है, अगर हम संसद की बात करते हैं, हमारे संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में संसद का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में संसद है, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक संसद का वर्णन साथियों किया गया है। हमारे देश की जो संसद है, लोकसभा संसद, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। अगर प्रश्न आ जाए संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न कह दे कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे संसद का वर्णन अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि भारत की एक संसद होगी, भारत की एक संसद होगी। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। आपको साथियों हम राष्ट्रपति के बारे में बेहतरीन तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में संविधान खोलेंगे तो आपको राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जानकारी या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो पॉइंट हम आपको बताएंगे, संसद में राष्ट्रपति पढ़ा दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज आपको पढ़ाते हैं राज्यसभा के बारे में। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, राज्यसभा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अब पहले प्रश्न आता है कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णित है, अनुच्छेद 80, आर्टिकल 80। ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आता है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 245 सदस्य। अब ध्यान देंगे, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। मनोनयन का मतलब होता है ये जो 12 सदस्य होते हैं ये इनका निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ठीक है, अब पहला प्रश्न आ गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है,
तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। एक और प्रश्न आता है संसद में इसी प्रश्न को घुमा करके दे देगा, कहेगा संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो संसद में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य। ठीक है, दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तब आप बताएंगे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जब यही प्रश्न कह देगा कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति संसद में भी 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, ये पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, जो राज्यसभा से पॉइंट क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो हमारे देश में राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। ठीक है साथियों, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था, लेकिन जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक। राज्यसभा से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ और प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब अगला पॉइंट होता है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता में सभी लोग जानते होंगे। पहला पॉइंट, वह भारत का निवासी। ये पॉइंट आपको बताने की जरूरत है नहीं, मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो योग्यता से आता है। प्रश्न ये कहा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। यही प्रश्न मात्र कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, योग्यता से बाकी कोई और प्रश्न नहीं किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है। बाकी सब चीजें आप लोग जानते हैं। जैसे कोई भी सदस्य है, अगर भारत में कोई पद धारण करना चाहते हैं, जैसे चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, या प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता हो, या कोई और चुनाव लड़ना चाहता हो, या कोई और योग्यता रखता हो, ठीक है, तो अगर ऐसे जो संविधान से रिलेटेड जो संवैधानिक पद होते हैं उनकी हम विशेष बात कर रहे हैं। जो संवैधानिक पद होते हैं उनके लिए आम बात है कि वह भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब भाई क्या होना चाहिए, कहने का मतलब पागल या दिवालिया ना, कहने का मतलब वो व्यक्ति जो होना चाहिए अच्छे तरीके सोचने समझने के पास, उसके पास क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या, लाभ के पद पर ना हो। ये सब आम बातें होती हैं। ठीक है, ये हर सभी के लिए लागू होता है। मात्र यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि न्यूनतम उसकी उम्र होती कितनी है, क्योंकि भारत में हर संवैधानिक पद के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित किया गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब आपसे कह दें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए, राज्यसभा का सदस्य मतलब विधानसभा का सदस्य होने के लिए, विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। ये न्यूनतम उम्र आपसे पूछी जाती है।
ठीक है, ये जो न्यूनतम उम्र है, क्योंकि क्या है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित किए गए हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यसभा। तो हमने बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, कितना 2/3 सदस्य, 2/3, 2/3 सदस्य क्या कहते हैं, अपना पद त्याग देते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को मनोनीत कर लिया जाता, उनके स्थान पे नए सदस्य नियुक्त कर दिए जाते हैं। अब पॉइंट आते हैं, सर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है? ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा में, विधानसभा के द्वारा, राज्यों की विधानसभा के द्वारा क्या होता है, इनका क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। किसके द्वारा? राज्य की विधानसभा के द्वारा। ठीक है, विधानसभा के द्वारा, राज्य की विधानसभा के द्वारा इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो राज्य के विधायक होते हैं वो क्या कहते हैं, इनका गोपनीय मतदान करते हैं। पॉइंट क्लियर है? अगर हम बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो साथियों सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है, कितनी है, 31 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 31 है। उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम साथियों त्रिपुरा से। त्रिपुरा से कितने सदस्य होते हैं, त्रिपुरा से कितने सदस्य राज्यसभा में आते हैं? तो त्रिपुरा से मात्र 1 सदस्य राज्यसभा में आते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा में आते हैं और सबसे कम त्रिपुरा से मात्र 1 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। पॉइंट क्लियर है साथियों? तो ये था राज्यसभा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अब आपको पढ़ाते हैं लोकसभा। साथियों हम बात करेंगे अब लोकसभा से, क्योंकि राज्यसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता दी है। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? पहला प्रश्न, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 81। पहला प्रश्न है अनुच्छेद 81 में क्या होता है, लोकसभा का वर्णन किया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर है। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो लोकसभा में प्यारे साथियों अधिकतम सदस्य जब आपसे कहा जाएगा, अधिकतम सदस्य संख्या 550। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। ठीक है, पहले साथियों 552 सदस्य होते थे। ये जो 552 सदस्य होते थे उसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते थे, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे। लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे जिनका मनोनयन राष्ट्रपति करता था उनको अब हटा दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, लोकसभा में कोई एंग्लो इंडियन का सदस्य नहीं होता है। वर्तमान समय में अधिकतम सदस्य संख्या साथियों 550 है। एक प्रश्न क्लियर हो गया। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न आता है कि सर लोकसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो साथियों वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। क्या ये 543 सदस्य जो है क्या इनका मतदान होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, लोकसभा में क्या होता है, इनका प्रत्यक्ष मतदान होता है। लोकसभा का साथियों प्रत्यक्ष मतदान होता है।
प्रत्यक्ष मतदान का मतलब होता है जिनको आम नागरिक मतदान कर सकता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को साथियों आप लोग के गांव के देहात की भाषा में सांसद कहा जाता है। सांसद का चुनाव होता है, यही जो सांसद बनते हैं, यही सांसद साथियों क्या कहते हैं, लोकसभा में जाकर के बैठते हैं, यही सांसद लोकसभा के सदस्य होते हैं। साथियों हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है साथियों, बात क्या है, पहले हमारे देश में जब निर्वाचन होता था न्यूनतम उम्र 21 वर्ष था। मतदान करने का न्यूनतम उम्र कितना था, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष था। लेकिन क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, हमारे देश में क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन किया गया। और 61वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1989 में किया गया। 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और 61वें संविधान संशोधन में यह बताया गया कि मतदान करने की उम्र, मतदान करने की उम्र अब 18 वर्ष होगी। कितना होगी, 18 वर्ष। प्यारे साथियों, पहले किसी भी देश में महिलाओं को मतदान करने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, किसी भी देश में महिलाओं को मतदान करने की उम्र, मतलब महिलाएं मतदान नहीं करते थे। पहला देश आया न्यूजीलैंड साथियों, आया न्यूजीलैंड पहला देश बना जिसने महिलाओं को मतदान देने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो महिलाओं को मतदान देने की अनुमति देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। साथियों अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ठीक है, तो महिलाओं को मतदान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के बाद सभी देशों ने महिलाओं को मतदान देने की छूट दी थी साथियों। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, पुरुष या महिला कोई भी मतदान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो क्या कर सकता है, भारत में मतदान कर सकता है। ठीक है, अगर हम मतदान की बात करते हैं साथियों तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग क्या करें, मतदान दे सके, मतदान के प्रति जागरूक हों, इसके लिए प्रत्येक वर्ष हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। साथियों जब हमारे देश में पहली बार चुनाव हुआ था, हमारे देश में प्रथम चुनाव सन 1952 में हुआ था। 1952 में देश में पहली बार चुनाव, जब देश में पहली बार चुनाव था 1952 में हुआ था, तो साथियों इस समय क्या था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबका चुनाव हुआ था। तब जब 1952 में चुनाव हुआ था तो साथियों 1952 में मात्र एक चुनाव होता था। कितना चुनाव होता था, एक बार चुनाव होता, सबका चुनाव एक साथ लड़ा जाता था, चाहे वह मुख्यमंत्री का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, लोकसभा राज्यसभा किसी का भी चुनाव हो, सबका जो चुनाव होता था एक साथ होता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, परिवर्तन किस लिए हुआ कि भाई क्या हुआ, जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई कार्यकाल के दौरान, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, सरकार गिर गई। जब सरकार गिर गई तो वहां तक फिर से चुनाव कराना पड़ा। फिर क्या हुआ, जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या प्रधानमंत्री की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, वहां पे भाई कुछ दिन के लिए भाई कार्यकाल ठप हो गया, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। अब हमारे देश के संविधान में प्रावधान किया गया है कि अगर नए मुख्यमंत्री का चुनाव होता है या नए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो हमारे देश का वो व्यक्ति क्या रहेगा, 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद हो गया, मुख्यमंत्री का पद हो गया, अगर चुनाव के द्वारा वो मुख्यमंत्री बना है तो कम से कम 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। तो इसीलिए किसी राज्य में क्या किया, पहले सभी राज्यों में एक साथ चुनाव हुए थे। जब पहली बार चुनाव हुआ तो 1952 में चुनाव हुआ था, तो सभी राज्यों में चुनाव एक साथ हुए थे। मुख्यमंत्री का चुनाव भी साथ में हुआ था, प्रधानमंत्री का भी चुनाव उसी साथ हुआ था। ठीक है, एक ही बार में सभी चुनाव हो गए थे।
अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बदलता गया, तो मतलब अलग अलग राज्यों की कंडीशन स्थिति बदलती गई, तो अलग अलग राज्यों में अलग, अब क्या होता है, एक साल किसी दूसरे राज्य में चुनाव रहेगा, अगले साल किसी दूसरे राज्य में चुनाव रहेगा, अगले 6 महीने के बाद कहीं और राज्य में चुनाव रहेगा। अब ऐसा प्रावधान हो गया है। ठीक है, किसी राज्य का गठन कभी किया गया, किसी राज्य का गठन कभी किया गया, नए नए राज्यों का गठन किया गया, तो नए नए राज्यों के गठन करने के बाद क्या हुआ, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो साथियों इससे वास्तव में नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, लोग क्या करते हैं, चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं, सरकार चुनाव में व्यस्त हो जाती है। जो हमारे केंद्र की सरकार होती है, केंद्र की सरकार यही चाहेगी कि हमारी ही पार्टी की सरकार बने। जब केंद्र की सरकार तो सोचेगी हमारी पार्टी का सरकार बने, वो केंद्र का काम छोड़ देगी और राज्य के चुनाव में जुट जाएगी। तो ऐसा कंडीशन करने से हमारे देश को वास्तव में क्षति पहुंचती है। ठीक है, हमारे देश के युवाओं के प्रति क्या होता है, सरकार ध्यान नहीं देती है, ना कि बराबर ध्यान दिया जाता है। तो फिलहाल छोड़िए, जाने दीजिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं लोकसभा, तो लोकसभा के बारे में कुछ और जानकारी प्रदान करवाते हैं। हमने बताया कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में 543 सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान में 543 सदस्य हैं। लोकसभा को साथियों निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन। लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। क्यों निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा का कभी भी विघटन हो सकता है, लोकसभा का विघटन कभी भी हो सकता है, कभी भी लोकसभा भंग हो सकती है। लोकसभा को कौन भंग करता है, प्रधानमंत्री के कहने पर। किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करता है। कौन भंग करता है, राष्ट्रपति। पॉइंट क्लियर है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, बात करते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कहां पर है, तो लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सदस्य हैं, 80 लोकसभा सदस्य हैं। कितने लोकसभा सदस्य हैं, 80। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या होता है, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के 543 सदस्य होते हैं, इन 543 सदस्यों में से जो सदस्य सबसे ज्यादा उम्र का होता है, ठीक है, जो सदस्य सर्वाधिक उम्र का होता है उसी को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है क्या लोकसभा अध्यक्ष का कोई काम होता है, क्या लोकसभा अध्यक्ष का कोई कार्य होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा का नेतृत्व प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा धन विधेयक नहीं है। अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 110 साथियों कंपटीशन की दृष्टि से अनुच्छेद 110 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। धन विधेयक, अगर प्रश्न जाए कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप बताएंगे धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा अथवा धन विधेयक नहीं होगा, इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। जबकि हम बात करते हैं बजट शब्द का वर्णन, बजट,
बजट शब्द का वर्णन हमारे देश के संविधान में नहीं है। बजट जो आप लोग कहते हैं कि हर साल सरकार बजट पास करती है, सरकार के पास बजट नहीं है, ठीक है। बजट शब्द जो आप सुनते हैं, बजट शब्द का वर्णन हमारे देश के संविधान में नहीं है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। तो साथियों, आज की क्लास बस इतना ही रहेगी, बाकी क्लास आपको कल प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो लोकसभा आज समाप्त हो गया, संसद कंप्लीट हो गया। संसद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनको हमने कंप्लीट करवा दिया है। कल आपको पढ़ाएंगे राज्यसभा, ठीक है। सॉरी साथियों, कल हम आपको पढ़ाएंगे राज्य की जो संसद है, संसद खत्म हो गया। कल से विधानसभा के बारे में, राज्य की कार्यपालिका कल से आपको पढ़ाया जाएगा। साथियों जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।